Hello guys, today we are going to discuss human digestive system from chapter 6, that is life processes, for our class 10 students. Okay, so let's see what is the entire human digestive system. Okay, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स के केस में आप जानते हैं कि एक वेल डेवलप्ड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, यानी इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी कलेक्टिव फंक्शनिंग के थ्रू ये पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है। यानी हमारा जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन का जो 5 स्टेप्स का जो कंप्लीट न्यूट्रिशन है वो इस डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए किस तरीके से पूरा होता है, ये आज हम देखते हैं। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से, जिसको हम ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं, और इसमें टीथ है, टंग है, राइट, और सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। तो बेसिकली हमारे बॉडी में माउथ वो पोर्शन है, वो ऑर्गन है जहां हम फूड का इंजेशन करते हैं या इनटेक करते हैं। ठीक है, अब जो हमारे दांत हैं, यानी ह्यूमन बींग्स में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं: इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर्स और कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स, इसमें जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है वो 2 1 2 3 2 1 2 3 ये। तो इस तरीके से अब देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये अपर जॉ है, ये लोअर जॉ है, ठीक, और दोनों जॉज में आधा आधा हिस्सा एक एक रेमस कहलाता है। यानी ये हमारा अपर रेमस, ये दूसरा अपर रेमस, ये लोअर रेमस, ये दूसरा लोअर रेमस, राइट। तो एक रेमस में बात कर रहे हैं हम, अपर रेमस की बात कर रहे हैं अभी। एक अपर रेमस में यानी ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में, है ना, इसमें 2 इंसीजर्स हैं, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं। ठीक, उसी तरीके से लोअर रेमस में, लोअर जो में हाफ पोर्शन में भी 2 इंसीजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स, और इस तरीके से यही सेम सेट दूसरे वाली साइड में भी होगा, क्योंकि ये आधा आधा हिस्सा है दोनों जॉस का। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास 32 टीथ होते हैं ह्यूमन बींग्स में। देखिए, टीथ की अगर बात करते हैं तो टीथ एक्चुअली हमारे थिकोडोंट कंडीशन वाले कहलाते हैं। थिकोडोंट मीन्स हमारे टीथ प्रॉपर एक सॉकेट में, एक कैविटी में फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इसलिए थिकोडोंट कंडीशन कहलाती है। दूसरा, हमारे दांत डाइफायोडोंट हैं। डाइफायोडोंट मीन्स कि हमें लाइफ में 2 बार दांत मिलते हैं, है ना। तो जो हमारा दांत का फर्स्ट सेट होता है, जिसको हम मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं, वो संख्या में 20 होते हैं। ठीक है, तो ये दांत एक बार अगर टूटते हैं तो दोबारा इसके जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो ये जो 20 टीथ का जो एक सेट है, जो बचपन में पाया जाता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो ये हमारा मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ कहलाते हैं। और इसके बाद जब इनके टूटने के बाद जो दूसरा सेट आता है वो कंप्लीट 32 टीथ का होता है, और उसमें एडिशनली 12 मोलर्स होते हैं। तो ये 32 परमानेंट टीथ का जो सेट है, ये परमानेंट टीथ है, या हम कह सकते हैं इसको एडल्ट टीथ। ठीक, ये अगर टूटते हैं या ये अगर इनका नुकसान होता है तो ये दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकते। ओके, तो ये तो बात हुई दांतों की, जिसमें 4 वैरायटी के दांत हैं और लाइफ में 2 बार मिलते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के रूप में। ठीक है, और थिकोडोंट कंडीशन है, जिसमें कि दांत हमारे प्रॉपर सॉकेट में, जबड़ों के अंदर भी सॉकेट्स पाए जाते हैं, कैविटी होती है, उसके अंदर फिक्स होती है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं टंग की। जो हमारी जीभ है, जो टंग है, वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और टंग के ऊपर कई सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जिनको हम पेपली कहते हैं। तो ये पेपली कुछ टेस्ट बर्ड्स को भी कंटेन करते हैं, यानी टंग के अंदर पाई जाने वाली जो पेपली है उसमें टेस्ट बर्ड्स भी पाई जाती है कहीं कहीं। और आप जानते हैं कि हम 4 तरीके के टेस्ट को समझ सकते हैं: सॉल्ट, शुगर, सोर और बिटर। ये 4 तरीके के टेस्ट हम लोग इन टेस्ट बर्ड्स की हेल्प से हमारी जीभ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर पता लगा लेते हैं। ओके,
अब इसके अलावा दांत के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती हैं। ह्यूमन बींग्स में 3 जोड़ा सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा सब मैक्सिलरी या जिसको सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और थर्ड है सब लिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या दूसरा नाम सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और थर्ड टाइप की ग्लैंड्स जो सलाइवरी ग्लैंड्स है दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स मिलके सलाइवा का सिक्रेशन करती है। ओके, अब मुंह में दांतों की बात हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स की बात हो गई, और टंग की यानी जीभ की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए जो हम फूड बोलस हम खाते हैं, उस फूड बोलस को हमारे दांतों के अलग अलग टाइप के दांतों के जरिए इसको प्रॉपर्ली काटा जाता है, टीयर किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद यहीं पर इस फूड के साथ सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा में एक सलाइवरी एमाइलेज, एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहा जाता है। ये टाइलिन जो एंजाइम है ये हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी ये बेसिकली जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड्स को डाइसेकेराइड में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये टाइलिन माउथ के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है, सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं इसको। अब इसके अलावा सलाइवा का एक काम और होता है कि सलाइवा हमारे मुंह में जो पानी की कमी है उसको कंपेंसेट करता है, यानी कई बार हमें इस सलाइवा की वजह से ही हमें जल्दी जल्दी प्यास नहीं लगती, हमारा जल्दी से गला नहीं सूखता। तो हमारी माउथ के अंदर, हमारी बकल कैविटी के अंदर वाटर की अमाउंट को भी, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कंपेंसेट करने का काम कंटिन्यूसली सलाइवा करता रहता है। तीसरा सलाइवा का काम यह है कि सलाइवा की प्रेजेंस में इस फूड को लुब्रिकेसी मिलती है, जिससे कि ये इजीली भोजन के साथ मिक्स होकर ये आसानी से नीचे खिसक जाता है ईसोफेगस के थ्रू, है ना। तो सलाइवा के साथ फूड बोलस मिक्सअप होकर लुब्रिकेट होता चला जाता है। एक और काम सलाइवा का होता है, ये सलाइवा हमारी जो जीभ है, जो थ्रोट है, उसको ये मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है, और जिसकी वजह से हम आसानी से बोल पाते हैं, यानी हमारे साउंड प्रोडक्शन में भी काफी हेल्पफुल है सलाइवा की प्रेजेंस हमारे बकल कैविटी के अंदर। अगर सलाइवा यहाँ नहीं होगा तो ये हमारी जीभ और हमारा ये थ्रोट, ये गला सूखा रहेगा, जिसकी वजह से हमें बोलने में भी तकलीफ होगी, बार बार हम उसको गीला करने के लिए पानी पियेंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट काम सलाइवा करता है हमारे माउथ के अंदर, राइट। और उसके बाद टेस्ट बड्स का काम मैंने आपको बताया कि जिसमें 4 तरीके के टेस्ट हम लोग पता लगा लेते हैं। अब आते हैं ईसोफेगस के पास। माउथ जहां खत्म होता है, माउथ कैविटी जहां खत्म होती है, वो हिस्सा ईसोफेगस कहलाता है, सॉरी वो हिस्सा फेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स एक कॉमन ओपनिंग है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, यानी जो हमारी ट्रैकिया है, जो हमारी विंड पाइप है, और जो ईसोफेगस यानी जो फूड पाइप है, ये दोनों ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉमनली हमारे फेरिंग्स में खुलते हैं। ठीक, लेकिन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग गलेट कहलाती है, GULLET, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ओपनिंग है वो ग्लोटिस कहलाती है। ओके, ग्लोटिस के ऊपर एक मेम्ब्रेनस, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हम एपिग्लोटिस भी कहते हैं। तो एपिग्लोटिस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जनरली फ्लैप ढकने के लिए, बंद करने के लिए फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और गलेट ओपनिंग है ईसोफेगस की या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। ओके, अब ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। ये एक सिंपल नैरो पैसेज की तरह जैसा है, जिससे फूड माउथ से खिसक के, माउथ कैविटी से खिसक के स्टमक में जाता है। तो बेसिकली ईसोफेगस में फूड का किसी प्रकार का कोई डाइजेशन नहीं होता। इट सर्व्स एज अ पैसेज टू प्रोसीड टू फॉरवर्ड इट, राइट, टुवर्ड्स द स्टमक। ईसोफेगस की और जो स्टमक की एंट्री है, जो उसका जहां कनेक्शन है, वो वहां गैस्ट्रो इजोफेजियल स्फिंक्टर पाया जाता है। उसकी वजह से ये फूड का रिवर्स फ्लो रोकता है, यानी एक बार फूड अगर स्टमक में चला गया तो वापस ये दोबारा ईसोफेगस में ना आने लगे। ओके, इसलिए हमें यूजुअली वॉमिटिंग नहीं होती, राइट। चलिए, तो ईसोफेगस के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है,
म्यूकस का जो प्रॉपर सिक्रेशन है, और इसके साथ साथ पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो वॉल है इसका इंटरनल वॉल, उसमें अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस होती रहती है। इसको हम पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो कि फूड को इजीली आगे बढ़ने में हेल्प करती रहती है। तो इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है, स्लोली स्लोली रिदमिकली, तो इससे फूड आगे बढ़ता रहता है, राइट। ईसोफेगस के बाद अब आते हैं स्टमक पे। देखिए ह्यूमन बींग्स में स्टमक 3 मेन पार्ट्स का, 3 मेन चैम्बर्स का बना होता है। जो हिस्सा इसका ईसोफेगस की तरफ होता है स्टमक का, वो कार्डियक पोर्शन कहलाता है, कार्डियक पोर्शन। उसके बाद जो हिस्सा इसका स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बोलता है, लोअर टर्मिनल पोर्शन ऑफ स्टमक, दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक, ओके। और कार्डियक और पाइलोरिक के बीच वाला एक बड़ा सा जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड फंडिक। तो स्टमक के 3 हिस्से हो गए, कार्डियक, पाइलोरिक और बीच में फंडिक, राइट। स्टमक के अंदर जो इनर वॉल है इसकी सबम्यूकोसा, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती है। कुछ स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो ग्लैंड्स के रूप में काम करती हैं, और उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 चीजें सीक्रेट होती है, इसके थ्रू जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, और वो गैस्ट्रिक जूस में 3 मेन चीजें शामिल होती हैं, जिसमें एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, दूसरा म्यूकस, और तीसरा एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज कॉल्ड पेप्सिन, ओके। अब इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं। देखिए स्टमक में आपको बता दो, स्टमक एक्चुअली प्रोटीन डाइजेशन का मेन सेंटर है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। यानी हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में अगर प्रोटीन का मेनली डाइजेशन होता है, मेजर डाइजेशन जहाँ होता है वो स्टमक के अंदर होता है। और अब इन तीनों के काम क्या क्या है? पेप्सिन, जैसा कि आपने अभी समझा कि पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लिकेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ये। दूसरा HCl जो है, HCl के काम है, एक तो ये जो पेप्सिन है ये एक्चुअली जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन फॉर्म में होता है ये पहले। तो इनएक्टिव इसकी जो पेप्सिनोजेन फॉर्म है, इस पेप्सिनोजेन फॉर्म को इसकी एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम HCl करता है, राइट। तो HCl बेसिकली पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो। दूसरा HCl की वजह से स्टमक के अंदर जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम बन जाता है, बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट। तीसरा काम कि फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स एंटर करते हैं हमारे माउथ के थ्रू, फूड के थ्रू, उसको ये साथ साथ वहीं किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है, ताकि वो बॉडी के अंदर जाके किसी तरीके की कोई डिसऑर्डर या कोई बीमारी जनरेट ना कर पाए, राइट। और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी हेल्प से जितना भी कॉम्प्लिकेटेड फूड मटेरियल, जो भी अनडाइजेस्टेबल फूड मटेरियल होता है, उसको भी काफी हद तक सिंप्लीफाई करके, काफी हद तक ब्रेक डाउन करके नॉर्मल करने की, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करवाता है, ठीक है। अब जो म्यूकस है, थर्ड जो कंपोनेंट है, जैसे मैंने बताया गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस बेसिकली हमारी एलिमेंट्री कैनाल को, हमारी स्टमक की वॉल्स को HCl के जो बैड इफेक्ट्स है उससे भी बचाता है, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन हमारी स्टमक वॉल को ये डैमेज नहीं कर पाता, जबकि इसके अंदर जो भी चीजें हम खाते हैं वो सब पच जाती है। तो HCl के बैड इफेक्ट से, HCl के नुकसान से, HCl के डैमेज से हमारी एलिमेंट्री, हमारी स्टमक वॉल को बचाने का काम करता है म्यूकस। तो म्यूकस की प्रेजेंस होने की वजह से HCl जो स्टमक वॉल है उसको डैमेज नहीं कर पाता, राइट। तो आपने समझा कि HCl जो स्टमक है वो हमारा मेन प्रोटीन डाइजेस्टिंग सेंटर है, ओके। और यहाँ पे खाना करीब 2-3-4 घंटे तक स्टोर होता है, कलेक्ट किया जाता है। इसके बाद तो ये तीनों पार्ट्स आपने समझे, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, राइट। अब जो पाइलोरिक वाला पोर्शन है वो स्फिंक्टर के जरिए वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि ये कॉइल फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करके देखा जाएगा, स्ट्रेच करके देखेंगे, तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज्यादा लंबा पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें ड्यूडेनम पहला पार्ट, सेकंड जेजुनम और थर्ड है इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे बड़ा पार्ट इलियम होता है। ओके, और इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मेजर फैक्टर है उसमें फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर फूड डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ साथ इसमें एक्चुअली 3 तरीके के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो एक्शन करते हैं। अभी देखेंगे हम लोग कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से 3 डाइजेस्टिव जूस कहाँ से आते हैं, क्या क्या फंक्शन करते हैं। देखिए, इसमें जो पहली ग्लैंड है वो है लीवर का एक्शन। लीवर आप जानते हैं हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्लैंड हमारे शरीर में लीवर होती है और लीवर मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड भी कही जाती है क्योंकि लीवर करीब 15 काम करती है। मीन्स लीवर के फंक्शन लगभग 15 है। तो इतने सारे मेजर फंक्शंस की वजह से लिवर इज आवर मेन ग्लैंड। लिवर इज द मेन लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लिवर से बाइल का सिक्रेशन होता है। लिवर प्रोड्यूसेस बाइल और ये बाइल लिवर में जो लिवर के जो ग्लोब्यूल्स हैं, जिसको हेपेटिक ग्लोब्यूल्स भी कहा जाता है, ठीक है, जिनके चारों तरफ एक पतली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसको ग्लीसेंस कैप्सूल कहते हैं वो चढ़ी होती है। उसके अंदर की जो छोटी छोटी सेल्स हैं यानी हेपेटिक सेल्स से बनता है ये बाइल जूस। तो हेपेटिक सेल्स पाई जाती हैं हेपेटिक ग्लोब्यूल्स के अंदर और हेपेटिक ग्लोब्यूल्स के चारों तरफ पाए जाते हैं हर एक ग्लोब्यूल के ऊपर ग्लीसेंस कैप्सूल की पतली लेयर जो कि एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट है, राइट। तो बाइल हेपेटिक डक्ट के जरिए गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर में बाइल का सिक्रीशन होता है। बाइल का फॉर्मेशन गॉल ब्लैडर में नहीं होता, बाइल लिवर में प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन गॉल ब्लैडर में इसका केवल स्टोरेज होता है, राइट। और यहां से फिर बाइल डक्ट के जरिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। बाइल का क्या काम है? बाइल इमल्सिफिकेशन करता है फैट का। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि फैट, बड़ी बड़ी जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे मिसल्स में, फैट मिसल्स में कन्वर्ट करने का काम बाइल के अंदर जो मौजूद सॉल्ट्स हैं उनका है। बाइल के अंदर वैसे तो बाइल पिगमेंट्स भी हैं, बाइल सॉल्ट्स भी हैं। बाइल पिगमेंट्स में बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन ये आते हैं। बाइल सॉल्ट्स में सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट ये सारे हैं। तो बाइल सॉल्ट्स की वजह से बेसिकली जो फैट के बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको छोटे छोटे मिसल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम बाइल सॉल्ट्स करते हैं और इसीलिए इसको, इस प्रोसेस का नाम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, राइट। दूसरा जो डाइजेस्टिव जूस इसमें काम करता है वो करता है पैनक्रियास। पैनक्रियास स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो यू शेप्ड जो फोल्ड है, जो कवर स्पेस है, उसमें पाया जाता है। एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है येलो कलर का और पैनक्रियास एक्चुअली एक विस्क ग्लैंड की तरह से काम करता है। पैनक्रियास में कुछ पोर्शन एक्सोक्राइन है, कुछ पोर्शन एंडोक्राइन है, यानी इसके जो आइलेट्स और लैंगरहैंस है वो एंडोक्राइन पोर्शन है और बाकी हिस्सा इसका जो एक्सोक्राइन पोर्शन है वहां से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स और फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स यानी लाइपेज, ट्रिप्सिन, ओके, और एमाइलेज, ये सारे प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसका फूड के डाइजेशन को कंप्लीट करने में काफी मेजर रोल है, बिकॉज इट हैज ऑल 3 टाइप्स ऑफ मेजर एंजाइम्स टू कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ द फूड। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में देखिए 3 तरह के ग्लैंड्स के जिक्र है, जिसमें पेयर्स पैचेस हैं, पेयर्स पैचेस, ब्रूनर्स ग्लैंड्स और क्रिप्स ऑफ लिवरकून। तो क्रिप्स ऑफ लिवरकून, ब्रूनर्स ग्लैंड्स, पियर्स पैचेस, ये सारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जो इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल है उसी के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। अब ये सब मिलके इंटेस्टाइनल जूस को स्प्लिट करती है। उस इंटेस्टाइनल जूस का दूसरा नाम है सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस उस इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं और इसमें भी सभी प्रकार के डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग भी है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग भी है और फैट या लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी पाए जाते हैं इसके अंदर। इसमें इरेप्सिन आपको प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है इंटेस्टाइनल जूस के अंदर।
तो फाइनली कुल मिला के इन स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ फूड डाइजेशन कंप्लीट हो चुका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और इसमें कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनफैक्ट कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो विलाई कहलाते हैं, और इन विलाई का काम होता है जितना भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसको सॉल्युबल फॉर्म में जो आ चुका है उसको एब्जॉर्ब करना। तो इस विलाई की वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर एरिया है, इंटरनल सरफेस, उसका सरफेस एरिया काफी बढ़ जाता है, बिकॉज दे हैव ए वेरी गुड एफिशिएंसी टू एब्जॉर्ब ऑल द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, ठीक है, थ्रू विलाई। अब आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन फाइनली खत्म होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसमें से सीकम से एक पतली ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो एक्चुअली वेस्टिजल ऑर्गन है ह्यूमन बींग्स में, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है। इट हैज नो फंक्शन इन आवर बॉडी, इट इज जस्ट अ रूडिमेंट्री ऑर्गन, ओके, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर। तो और वैसे बेसिकली सीकम का काम जो हमारे रूमिनेंट्स हैं, जो जुगाली करने वाले घास फूस खाने वाले जानवर हैं, उनके अंदर सीकम बेसिकली सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और इसमें इन तीनों पार्ट्स में से कॉलन सबसे लार्जेस्ट है। सीकम, कॉलन, रेक्टम में तीनों में सबसे लार्जेस्ट पोर्शन कॉलन का होता है, जिसमें असेंडिंग कॉलन है, ट्रांसवर्स कॉलन पार्ट है और डिसेंडिंग कॉलन है। तो ये 3 पार्ट्स में ये भी डिवाइड होता है। रेक्टम बेसिकली उस लार्ज इंटेस्टाइन का लोअर मोस्ट पोर्शन है, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल की, वेस्ट मटेरियल की, या जिसको हम फीकल मैटर कहते हैं, उसकी कुछ हद तक टेम्परेरी स्टोरिंग होती है, ओके। और लास्ट में फाइनली वो रेक्टम एनएस के थ्रू बाहर खुलता है, और जिसके थ्रू हम डेफिकेशन यानी फीकल मैटर को डिस्चार्ज कर देते हैं बॉडी से बाहर, ओके, विच इज टोटली अनडाइजेस्टेड एंड यूजलेस, राइट। सो अब आपने देखा कि ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से डाइजेशन कंप्लीट होता है, और ये जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल है जो कि सॉल्युबल फॉर्म में आता है, जो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, इसे फाइनली फिर बॉडी की सारी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड, लिम्फ, ओके। और उसके बाद फिर वहां उसका फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो आपने देखा कि ये 5 स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन थ्रू विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ हद तक उस फूड की, उस वेस्ट मटेरियल में से एक दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, जो इसेंशियल अमाउंट्स के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका भी, और लास्ट में एसिमिलेशन, देन फाइनली इजेशन, व्हिच इज टोटली एक्सपेल्ड आउट इन द वेस्ट फॉर्म। So guys, this is all for our digestive system in human beings. And now keep yourself safe, keep watching videos. Have a nice day. God bless you. Thank you.